चैप्टर कर रहे थे इक्विलिब्रियम। तो एक बार मैं इसको दोबारा से करवाता हूँ आपको। तो आज मैं एनसीईआरटी बुक ले आया हूँ, तो आप भी मेरे साथ साथ एनसीईआरटी में से करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं इक्विलिब्रियम। तो देखिएगा, केमिकल इक्विलिब्रिया आर इम्पोर्टेंट इन न्यूमरस बायोलॉजिकल एंड एनवायरमेंट प्रोसेस। कहता है जो केमिकल इक्विलिब्रिया है, जो केमिकल इक्विलिब्रियम है, वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कहाँ पर? बायोलॉजिकल एंड एनवायरमेंट प्रोसेस में। क्या बोलता है देखिएगा, केमिकल इक्विलिब्रियम आर इम्पोर्टेंट इन न्यूमरस बायोलॉजिकल एंड एनवायरमेंट प्रोसेस। जो केमिकल इक्विलिब्रियम है, क्या है? केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है? जो ये केमिकल इक्विलिब्रियम है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कहाँ कहाँ पर करता है? बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल और एनवायरमेंट प्रोसेस, है ना। जो केमिकल इक्विलिब्रियम है, रासायनिक इक्विलिब्रियम है, वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है बायोलॉजिकल एंड एनवायरमेंट प्रोसेस में। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए जैसे इन्वॉल्विंग O2 मॉलिक्यूल एंड द प्रोटीन हीमोग्लोबिन। O2 मॉलिक्यूल है, O2 molecule and protein hemoglobin, and their protein hemoglobin play a critical role in transport and delivery of O2। किसकी डिलीवरी? O2। O2 फ्रॉम आवर लंग्स, हमारे लंग्स में, लंग्स का मतलब होता है हमारे जो फेफड़े है, हमारे लंग्स, है ना, टू आवर मसल्स, और हमारी जो मसल्स है ना। Similar equilibria involving CO molecule and hemoglobin account for toxicity of CO। टॉक्सिसिटी किसकी टॉक्सिसिटी करता है? क्या करता है? टॉक्सिसिटी किसकी? कार्बन ऑक्साइड। क्लियर है ना। टॉक्सिसिटी ऑफ CO, टॉक्सिसिटी ऑफ CO। आगे देखिएगा, व्हेन अ लिक्विड एवापोरेट इन अ क्लोज कंटेनर। ये रब कर रही हूँ, आपको ये समझ में आ गई हो क्या? अभी तक इसने क्या बोला है? कहता है केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम और इम्पोर्टेंट है कहाँ पर? महत्वपूर्ण है बायोलॉजिकल और एनवायरमेंट प्रोसेस पे, है ना। फॉर एग्जाम्पल इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग O2 मॉलिक्यूल एंड द प्रोटीन हीमोग्लोबिन, और जो प्रोटीन हीमोग्लोबिन है प्ले अ क्रिटिकल रोल, जो क्रिटिकल रोल अदा करते हैं ना, जो क्रिटिकल रोल है वो अदा करते हैं इन द ट्रांसपोर्ट एंड डिलीवरी ऑफ O2। किसकी डिलीवरी करते हैं? O2 की, फ्रॉम आवर लंग्स, हमारे लंग्स में, फेफड़ों में, टू आवर मसल्स, फेफड़ों से मसल्स, है ना। सिमिलर इक्विलिब्रिया involving CO molecule and hemoglobin account from the toxicity of CO। क्या करता है? टॉक्सिसिटी ऑफ CO। उसके बाद हम आगे करते हैं। आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो गया? आई होप आपको यहाँ तक अभी तक समझ में आ गया होगा। When a liquid evaporate in a closed container, when a liquid evaporate in a closed container, molecule with relatively high kinetic energy, जो लिक्विड है
इवेपोरेट होती है क्लोज कंटेनर में। मॉलिक्यूल विद हाई काइनेटिक एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी हाई है, is kept the liquid surface into the vapor phase, is kept the liquid surface into the vapor phase, and number of liquid molecule from the vapor phase, जो नंबर ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल है वेपर फेज के अंदर स्ट्राइक स्ट्राइक करते हैं, स्ट्राइक है ना, रोकते हैं, स्ट्राइक करना है ना, स्ट्राइक करते हैं the liquid surface and are retain the liquid phase, it give rise to a constant vapor pressure, या constant vapor, जो vapor pressure है वो क्या है, constant है, constant vapor pressure, because of an equilibrium in which the number of molecule leaving the liquid equal the number of equal the number retaining to liquid from the vapor, liquid से vapor है ना, we say that the system has reached equilibrium state at this stage, however this is not static equilibrium and there is a lot of activity बताई गई है इसके अंदर, boundary between the liquid and the vapor, thus at equilibrium the rate of evaporation is equal to rate of condensation, क्या है इस, ये आ गई डेफिनेशन ही आ गई एक तरह से इक्विलिब्रियम की, कहता है देखिएगा इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इवेपोरेशन किसके इक्वल है, रेट ऑफ कंडेंसेशन, देखिएगा इक्विलिब्रियम है ना, ठीक है, रेट ऑफ इवेपोरेशन आपको समझ में आ गया। अब मैं इतना बड़ा बड़ा इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में आएगा ना क्या लिखा है सर ने, रेट ऑफ कंडेंसेशन, रेट ऑफ, जो रेट है किसका रेट है, रेट ऑफ वेपर है ना, जो रेट है किसका, वेपर का है ना, लिक्विड एंड द वेपर एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ इवेपोरेशन, इवेपोरेशन का रेट है, इवेपोरेशन इवेपोरेशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन, आई बात समझ में, रेट ऑफ इवेपोरेशन is equal to the rate of condensation, है ना, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन, देखिएगा इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन, अपनी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, क्लास +1 चैप्टर नंबर 7 एनसीईआरटी में देखो, जो इसको स्टार्टिंग में शुरू में इंट्रोडक्शन के लास्ट में क्या है, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन, इट मे बी रिप्रेजेंट, और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि मैंने बताया था इक्विलिब्रियम को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे H2 ले लिया हमने, जैसे देखिएगा H2 इक्विलिब्रियम में है ना, और ये तो है अपना लिक्विड में है, और आगे जाके क्या होगा H2 वेपर, तो ये देखिएगा ठीक है, और इसको हम डबल जो एरो से इंडिकेट करते हैं, both the direction are going simultaneously, the mixture of reactant and product in the equilibrium state is called equilibrium mixture, क्या है, mixture of reactant and product,
मिक्सर होती है। ठीक है, जो ये मिक्सचर है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट अब इन इक्विलिब्रियम स्टेट, इन इक्विलिब्रियम स्टेट, इन इक्विलिब्रियम स्टेट है ना, इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर इन इक्विलिब्रियम स्टेट इज कॉल्ड एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर। हो गया है इक्विलिब्रियम is called an equilibrium mixture. Equilibrium rate of evaporation is equal to the rate of condensation। तो ये एग्जाम्पल का H2O लिक्विड तो वेक्टर में अभी, और इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं इक्विलिब्रियम को, जो ये एरो होता है। तो मिक्सचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन इक्विलिब्रियम स्टेट इज कॉल्ड एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर, इज कॉल्ड एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। आई होप सभी को क्लियर हो गई होगा। एक बार देख दो आप, तो देन हम उसके बाद आगे बढ़ते हैं, है ना। तो अगर आपने नहीं उतारा तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो अपनी कॉपी पे, अपनी नोटबुक पे, तो आप इसको नोट डाउन कर लो। तो देन मैं इसके बाद इसको रब करूँगा तो आगे बढ़ेंगे। तो अब मैं इसको रब कर देता हूँ। आई होप जितना भी तक मैंने इसके बारे में बताया आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो हम अब इसको आगे स्टडी करें। इक्विलिब्रियम कैन बी एस्टेब्लिश्ड फॉर बोथ फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शन। जो इक्विलिब्रियम है वो कैसे एस्टेब्लिश होता है? फिजिकल और केमिकल रिएक्शन, है ना। दी रिएक्शन में बी फास्ट और स्लो। अब देखिएगा इन्होंने क्या बोला है, इक्विलिब्रियम कैन बी established both physical and chemical रिएक्शन, है ना। इक्विलिब्रियम कैन बी एस्टेब्लिश बोथ फिजिकल, जो फिजिकल और केमिकल रिएक्शन। द रिएक्शन में भी फास्ट और स्लो। जो यह जो फिजिकल रिएक्शन होती है और जो केमिकल रिएक्शन होती है ना, ये क्या होती है? कभी फास्ट हो जाती है और कभी स्लो हो जाती है ना।
ये बोल रहा है इक्विलिब्रियम कैन बी एस्टेब्लिश बोथ फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शन, द रिएक्शन में भी फास्ट एंड स्लो, कभी फास्ट और कभी स्लो, तो प्रोसेस चलता रहता है। आगे डिपेंडिंग ऑन द एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, और यह जो फास्ट और जो रिएक्शन स्लो होती है, कभी फास्ट तो कभी स्लो होती है रिएक्शन, किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, है ना। जो भी एक्सपेरिमेंटल कंडीशन होगी तो रिएक्शन फास्ट होगी, जो भी एक्सपेरिमेंटल कंडीशन होगी तो रिएक्शन क्या होगी, स्लो होगी। आगे देखिएगा द नेचर ऑफ द रिएक्टेंट व्हेन द रिएक्टेंट इन अ क्लोज वेसल एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर रिएक्ट टू गिव प्रोडक्ट, है ना। जैसे व्हेन ना, दोबारा देखिएगा, व्हेन द रिएक्टेंट इन अ क्लोज वेसल, अगर रिएक्टेंट है किसी क्लोज वेसल में है, क्लोज वेसल, है ना, एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर, टेम्परेचर पार्टिकुलर टेम्परेचर है, ठीक है, रिएक्ट टू गिव प्रोडक्ट, और क्या गिव करता है, प्रोडक्ट, है ना। द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का वो क्या होगा, डिक्रीज, वाइल दोज ऑफ प्रोडक्ट कीप ऑन इंक्रीजिंग फॉर सम टाइम, और कुछ समय बाद इंक्रीज होगा, डिक्रीज भी इंक्रीज भी, जैसे एक्सपेरिमेंटल कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, जो रिएक्शन है फास्ट होती है स्लो होती है, ठीक है, यही बात है। उसके बाद आगे देखिएगा for some time after which there is no change in the concentration, और जैसे जो मैंने जैसे आपको बोला एक्सपेरिमेंटल कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, फास्ट भी होता है स्लो भी होता है, तो कंसंट्रेशन है ना जो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना। कंसंट्रेशन जो जितनी पहले थी उतनी बाद में है, कंसंट्रेशन ऑफ आइदर ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, प्रभाव नहीं पड़ेगा। दिस स्टेज ऑफ सिस्टम, दिस स्टेज ऑफ सिस्टम इज द डायनेमिक इक्विलिब्रियम, वो क्या है, तो यह जो स्टेज है यह क्या है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, एंड द रेट ऑफ द फॉरवर्ड एंड, तो आगे देखिएगा, आई होप आपने बता भी होगा, ये समझ आ गया हो गया, जहाँ तक मैं आपको करवा रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं अपना आपको बेस्ट एफर्ट देने की कोशिश करूंगा, मैं अपना आपको बच्चों बेस्ट एफर्ट देने की कोशिश करूंगा जहां तक मेरे पे पॉसिबल हो सके। तो आगे देखिएगा, the rate of the forward and reverse direction become equal, it is due to the dynamic equilibrium stage। क्या बोलता है, दोबारा देखिएगा, the rate of forward and reverse reaction becomes equal, the rate of forward the rate of forward and reverse reaction becomes equal, the rate of forward and reverse reaction becomes इक्वल, है ना। जो रेट है फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन का इक्वल है, ठीक है, कोई मतलब वो नहीं है ना, ना कुछ इसमें चेंज आया कुछ नहीं है, मतलब इक्वल है, कहने का मतलब इक्वल है, बराबर। इट इज ड्यू टू दिस डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेज, किसके कारण है, इट इज
ड्यू टू डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेज ना। तो दोबारा देखिएगा, तो द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम्स इक्वल है, इट इज ड्यू टू डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेज, इसके कारण, ठीक है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेज। आगे देखिएगा, there is no change in the concentration of various species in the reaction mixture based on the extent to which the reaction proceed to reach the stage of chemical equilibrium। तो इसकी जो कंसंट्रेशन है उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा, है ना। दिस में बी क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स, और इनको आगे 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई कर दिया गया है, इनका आगे वर्गीकरण कर दिया गया है। तो देखिएगा, अब जो 3 जो ग्रुप्स हैं, है ना, वो आगे क्या बताते हैं, क्या एक्सप्लेनेशन देते हैं, तो हम उनको भी देखेंगे अभी। देखिएगा, फर्स्ट, the reaction that proceed merely to completion and only negligible concentration of the reactant are left in some cases. It may be even possible to detect their experiment के बेस पे। Second, the reaction in which only small amount में reaction of product or form, और क्या फॉर्म करता है, प्रोडक्ट, एंड मोस्ट ऑफ द रिएक्टेंट रिमेन अनचेंज, और जिनमें से कुछ रिएक्शन है अनचेंज होते हैं एट इक्विलिब्रियम स्टेज पर। तीसरा देखिएगा, द रिएक्शन इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर कंपेरेबल, मतलब कंपेरेबल का मतलब तुलना, है ना, व्हेन द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। और इस कंडीशन क्या है, जो सिस्टम है वो क्या है, इक्विलिब्रियम में है। तो एक बार इसको आप देख लेना, जो ये 3 ग्रुप्स थे, अगर समझ में आ गया हो तो ठीक है, वरना मैं इसको कल दोबारा से बता दूंगा। उसके बाद आगे देखिएगा, द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम वेरीज विद द एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, किसके ऊपर वेरीज है, एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, सच एज concentration of reactant, temperature etc. temperature ताप etc. Optimization of the operational conditional is very important in industry and laboratory, और बहुत जो महत्वपूर्ण होती है कहाँ पे, हमारी इंडस्ट्रीज में और लैबोरेटरीज में, यहाँ पे इम्पोर्टेंट होती है ना, इंडस्ट्रीज एंड लैबोरेटरी, सो दैट इक्विलिब्रियम इज फेवरेबल इन द डायरेक्शन ऑफ द desired product. Some important aspects of equilibrium involving physical and chemical process are dealt in the unit along with equilibrium involving ions in aqueous solution, which is called as ionic equilibrium. तो यहाँ पे एक डेफिनेशन आई है, क्लियर हुआ क्या नहीं हुआ? तो बच्चों यहाँ पे एक डेफिनेशन आई है आयनिक इक्विलिब्रियम, क्लियर है? अगर क्लियर हुआ तो ठीक है, यस, अगर क्लियर नहीं हुआ तो नो। तो मैं ये 3 जो ग्रुप्स में क्लासिफाइड हुआ है, तो इनको मैं एक बार कल दोबारा बता दूंगा।
तो अब जो डेफिनेशन आई है वो आयनिक इक्विलिब्रियम की आई है कि आयनिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। ठीक है, आप ये देखिए कि आयनिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। डेफिनेशन ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम की हेडिंग बनाइए आप। आयनिक इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम हेडिंग बनाइए। तो राइट डाउन कीजिए इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन which is called as ionic equilibrium. Equilibrium involving ions in aqueous solution, देखिएगा इक्विलिब्रियम involving ions in aqueous solution which is called as ionic इक्विलिब्रियम। तो क्या है, दोबारा देखिएगा आयनिक इक्विलिब्रियम। राइट डाउन करिएगा बच्चों ये डेफिनेशन आप कि इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर है, इन विच इज कॉल्ड एज आयनिक इक्विलिब्रियम। दोबारा देखिएगा इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग आयंस, इक्विलिब्रियम किसके अंदर है, आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन में which is called as ionic equilibrium। और यह क्या है, आयनिक इक्विलिब्रियम। दोबारा बताता हूँ इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग आयंस, इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग आयंस इन aqueous solution which is called as ionic equilibrium। और यह क्या है, आयनिक इक्विलिब्रियम। क्लियर है, तो यह आप राइट डाउन कीजिएगा। तो हम देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो राइट डाउन कीजिए। तो आई होप आपने यह राइट डाउन कर लिया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेस, इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेस। इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेस। Equilibrium in physical process. The characteristic of system and equilibrium are better understood। हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक, इक्विलिब्रियम की कैरेक्टरिस्टिक अच्छे से कर लिया। If we examine some physical process, कुछ फिजिकल प्रोसेस है, the most familiar example are, और इनके कुछ एग्जाम्पल्स है। फेज ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, फेज ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, जैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, सॉलिड से गैस इक्विलिब्रियम में। जैसे देखिएगा एग्जाम्पल है
तो ये यह बताने की कोशिश कर रहे हैं, इन्होंने यह बताया, यह बनता है जो यह बताने की कोशिश कर रही है कि आप इक्विलिब्रियम से एक परिवार की तरह जुड़ गए हो और आपको इनके बारे में समझ आ गया है, इक्विलिब्रियम के बारे में आपको पता चल गया है। ठीक है, क्यों चल गया पता? क्यों पता चल गया? क्योंकि हम इसके साथ एक परिवार की तरह जुड़ गए हैं, है ना। और इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे फेज ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस एग्जाम्पल किसका? फेज ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। फेज ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, है ना। तो इसमें क्या एग्जाम्पल है? सॉलिड, जैसे पहला एग्जाम्पल सॉलिड है, इक्विलिब्रियम लिक्विड, सॉलिड लिक्विड, लिक्विड से गैस इक्विलिब्रियम, है ना। सेकंड देखिएगा, जैसे लिक्विड है इक्विलिब्रियम में क्या फॉर्म होगा? गैस। आगे देखिएगा, तो गैस से क्या होगा? गैस से, सॉरी दोबारा देखिएगा, सॉलिड से लिक्विड इक्विलिब्रियम, लिक्विड से गैस इक्विलिब्रियम और सॉलिड से गैस इक्विलिब्रियम, सॉलिड से गैस इक्विलिब्रियम। गैस इक्विलिब्रियम, तो एक बार आप ये देखिएगा। तो मैंने आपको आयनिक इक्विलिब्रियम बताया है। तो इसमें क्या था? इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन व्हिच इज कॉल्ड एज आयनिक इक्विलिब्रियम, जिसके इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन में व्हिच इज कॉल्ड एज आयनिक इक्विलिब्रियम, और वो क्या है? आयनिक इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेस, फेज ट्रांसफॉर्मेशन जो प्रोसेस है, जैसे सॉलिड इक्विलिब्रियम लिक्विड, लिक्विड इक्विलिब्रियम गैस, सॉलिड इक्विलिब्रियम गैस। तो आप ये देखो, तो देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आपको यह है अभी तक जो मैंने करवाया है वो अभी तक ये समझ में आ गया होगा। तो देन हम आगे बढ़ते हैं। तो एक एक करके हम इसको करते हैं, स्टडी आउट करते हैं प्रोजेक्ट के। तो रब कर रहे हो मैं, ठीक है, आपने उतार लिया हो गया जहाँ तक ये मैंने आपको करवाया है। तो अब मैं इसको रब कर लेता हूँ, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, हेडिंग बनाइए, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम।
क्लियर है? सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, ice and water kept in perfectly insulated thermos flask। ठीक है, आइस है एंड वाटर है, क्या है? आइस मतलब बर्फ, क्लियर है? वाटर मतलब पानी। आइस एंड वाटर kept in perfectly insulated in thermos flask। थर्मस जो फ्लास्क है उसके अंदर रख दिए, डाल दिए, तो क्या होगा? तो जैसे कोई एग्जांपल जैसे मैं बना देता हूँ अपनी तरफ से। ठीक है, ये तो अपना हो गया वाटर मतलब पानी। ठीक है, और ये जो ये दिख रहे हैं आपको गोल गोल, ये हमने बता दिए आइस है। क्या बताया हमने? ये आइस है यानी कि बर्फ है। आइस एंड वाटर आर परफेक्टली इंसुलेटेड इन थर्मस फ्लास्क। और क्या है किसके अंदर? थर्मस फ्लास्क के अंदर। तो क्या होगा? नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन इट कंटेंट एंड द सराउंडिंग। मतलब क्या है? इसके अंदर कोई हीट नहीं आएगी, है ना? नो एक्सचेंज, हीट का क्या नहीं होगा? एक्सचेंज नहीं होगा। किसके बीच में? कंटेंट एंड सराउंडिंग्स, है ना? इसके अंदर और सराउंडिंग्स समझो इससे बाहर, है ना? एट, और जो टेम्परेचर है कितना है? 273 केल्विन अपना ये टेम्परेचर है। एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर आर इन इक्विलिब्रियम स्टेट। और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो किसके अंदर है? इक्विलिब्रियम स्टेट में है। एंड द सिस्टम शोज interesting characteristic features। We observe that the mass of ice and water do not change। तो इससे हमने क्या ऑब्जर्व किया? तो आप ये देखिएगा सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, ये देखिएगा इससे हमने क्या ऑब्जर्व किया? जो मास है आइस का, क्या है? मास ऑफ आइस प्लस वाटर। ठीक है, जो मास है आइस एंड वाटर का डू नॉट चेंज, क्या नहीं हुआ? चेंज नहीं हुआ, है ना? जितना आइस में है उतना वाटर में है, डू नॉट चेंज। जो ये मास है आइस एंड वाटर का, ये क्या नहीं हुआ? चेंज नहीं हुआ। ये देखिएगा एक बार तो आपको समझ में आया होगा। तो सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम आप अपनी बुक से भी करिएगा, है ना? तो एक बार इसको ध्यान से आप करिएगा। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो गया। ठीक है, ये फ्लास्क ले ली हमने, इसमें वाटर है और ये आइस है। टेम्परेचर ले लिया 273 केल्विन। कोई एक्सचेंज नहीं हुआ आइस, मतलब उसका हीट का एक्सचेंज नहीं हुआ, है ना? जो हीट थी ना उसका मतलब कोई एक्सचेंज नहीं हुआ, है ना? तो उसके बाद तो हमने ऑब्जर्व कर लिया, क्या ऑब्जर्व किया? जो मास है आइस एंड वाटर का डू नॉट चेंज। जो मास है वो भी नहीं चेंज हुआ।
क्लियर? डू नॉट चेंज विद टाइम, टाइम के साथ, एंड द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, और जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है। द इक्विलिब्रियम इज नॉट स्टैटिक, और जो इक्विलिब्रियम है वह स्टैटिक नहीं है। द इंटेंस एक्टिविटी कैन बी नोटिस एट मॉलिक्यूलर फॉर्म। जो यह एक्टिविटी मॉलिक्यूल फॉर्म में है, मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द लिक्विड वाटर कोलाइड अगेंस्ट आइस एंड एडहेयर टू इट, एंड सम मॉलिक्यूल ऑफ आइस escape escape जो वो escape का मतलब होता है निकलना, बाहर निकल जाएंगे, है ना, into liquid phase। liquid phase में there is no change of mass and ice water, जो वही बात है, मास में कोई चेंज नहीं हुआ, आइस और वाटर के मास में कोई चेंज नहीं हुआ। क्लियर है? इनटू आइस आर इक्वल एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और जो मैंने बताया था एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो कितना है, 273 केल्विन। क्लियर है? अब इट इज obvious that ice and water are in equilibrium। तो हमने क्या observe किया, क्या ऑब्जर्व किया, आइस है और जो आइस है और जो वाटर है वो किसके अंदर है, इक्विलिब्रियम, ओनली एट पार्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर। फॉर एनी प्योर सब्सटेंस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर द टेम्परेचर at which the solid and liquid phase are at equilibrium is called the normal melting point। तो नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन आ गई है इसके अंदर, क्या बोलता है, आयनिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन हमने कर ली थी। तो उसके बाद तो यही था, तो सॉलिड लिक्विड जो इक्विलिब्रियम है, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम ये मैं आपको करवा रही हूँ। इसमें यही बात बताई गई है, जो कोई मतलब हीट का एक्सचेंज नहीं होगा सराउंडिंग्स में, है ना, और इसके अंदर, है ना, और जो टेम्परेचर है इतना ले लिया 273 केल्विन, और इनके मास में भी कोई भी मतलब बदलाव नहीं होगा। तो यह बात बताई गई है इसके अंदर। तो आगे हम करते हैं, तो आगे अपना जो डेफिनेशन आ गई है, क्या डेफिनेशन है, नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट और नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दिस सब्सटेंस। तो आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। तो मैं उसके बाद आगे हम आप डेफिनेशन हेडिंग बनाइएगा जो मैं बोलूँगा। तो हेडिंग बनाइएगा, क्या हेडिंग बनानी है आपको, नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट और नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस। और नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट और नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस। तो यह क्या बोलता है, देखिए, तो देखिएगा, इट इज ऑब्वियस दैट आइस एंड वाटर आर इन इक्विलिब्रियम। आइस और वाटर इक्विलिब्रियम में ओनली एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर एन प्योर सब्सटेंस।
प्योर सब्सटेंस के लिए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर द टेम्परेचर, लिखिएगा एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एट एटमॉस्फेरिक pressure, at atmospheric pressure the temperature at equilibrium, at atmospheric pressure है ना, atmospheric pressure पर the temperature at which the solid and liquid, at atmospheric pressure the temperature, the temperature at which the solid and liquid phase, at which the liquid phase, solid at liquid phase or at equilibrium, or at equilibrium ना, or at equilibrium is called the normal melting, is called the is called the normal melting point, or normal freezing point of substance, or normal freezing point of substance। तो यह राइट डाउन कीजिएगा नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट और नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस है ना। तो देखिएगा दोबारा से मैं करवाता हूँ आप सभी को, देखिएगा बच्चों एक बार ध्यान से देखिएगा। तो क्या है हेडिंग अपनी नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट और नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस है ना। तो यह क्या कहता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड एंड लिक्विड, at atmospheric pressure the temperature at which the solid and liquid phase are at equilibrium, at atmospheric pressure the temperature at which the solid and liquid phase are at equilibrium is called the normal melting point or normal freezing point of the substance। ये क्या है नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट और नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट है सब्सटेंस का। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो गया। तो एक बार दोबारा देखिएगा और इसको आप राइट डाउन कीजिएगा अपनी नोटबुक के ऊपर, अभी राइट डाउन कीजिएगा। तो आपको यह समझ में आ गया हो गया। तो अब आगे यह बोलता है तो राइट डाउन कीजिएगा कि द सिस्टम हेयर इज इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम, जो ये अगर सिस्टम डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है एंड वी कैन इन्फर द फॉलोइंग, हम दो कंडीशन है, अगर सिस्टम डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है तो दो कंडीशन आएगी। The system are in dynamic equilibrium. The system
इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अगर सिस्टम है वो किसके अंदर है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम के अंदर है, तो दो कंडीशन सामने आएंगी। पहली कंडीशन देखिएगा, फर्स्ट कंडीशन देखिएगा, both the opposing process occur simultaneously, both the process occur simultaneously मतलब क्या होता है, साथ साथ, ये होता है इसका मतलब। तो पहली कंडीशन है, जो अपोजिंग प्रोसेस है वो साथ साथ चलेगी, है ना, आगे पीछे नहीं होगी, एक दूसरे के साथ चलेगी। सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन देखिएगा, both the process occur at the same rate so that the amount of ice and water remain constant। तो इसने क्या बताया, both occurs at same rate, है ना, both the process occurs at same rate पे है, so that the amount of ice and water are remains constant। तो amount है, तो amount of ice and water remains constant। क्लियर है यहाँ तक देखिएगा, वो तो ये अपोजिंग प्रोसेस अक्कर साइमल्टेनियसली, है ना, तो साइमल्टेनियसली जो प्रोसेस है वो साथ साथ चलेगी, यहाँ तक ये कंडीशन पहली। दूसरी कंडीशन में क्या बोलता है, बोथ दी प्रोसेस अक्कर एट द सेम अमाउंट, आई सेम अमाउंट है आइस, जो आइस का है और वाटर का, बर्फ का और पानी का जो अमाउंट है वो सेम है, तो जिसके कारण यह कांस्टेंट है, इसके अंदर कोई भी मतलब बदलाव नहीं होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। तो आप देख लीजिएगा, तो ये आपने उतार लिया। अगर मैंने बताया, अगर डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है तो यह दो कंडीशन सामने आएगी। पहली कंडीशन तो ये है कि साथ साथ चलेगी, है ना, प्रोसेस। दूसरी कंडीशन ये है, अगर सेम रेट है तो अमाउंट है ना जो आइस एंड वाटर का, वो क्या है, कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है, तो आज के लिए बस इतना ही, है ना। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा जो भी मैंने आपको करवाया है। तो आज मैंने आपको बताया है इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेस, और जो ये है इसकी डेफिनेशन बताई है, फिर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस बताया, उसकी जो एग्जांपल है ना, जैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस और सॉलिड से गैस, है ना, वो बताया है। और जो वो मैंने फ्लास्क बनाया था आइस और वाटर का टेम्परेचर 273 केल्विन था, तो उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ, है ना, तो जो मास में भी कोई भी चेंज नहीं हुआ, है ना, ये बताया था। तो ये डेफिनेशन बताई, तो देन उसके बाद मैंने अब आपको ये बताया कि अगर सिस्टम डायनेमिक इक्विलिब्रियम में तो ये दो कंडीशन आएगी,
बोथ दी अपोजिंग प्रोसेस अक्कर साइमल्टेनियसली, मतलब साथ साथ, या जो प्रोसेस है यह साथ साथ में चलेगी। सेकंड कंडीशन यह है कि both the process occur at the same rate, amount of ice and water remains constant। जो अमाउंट है आइस का, बर्फ का और पानी का, वो क्या है, कांस्टेंट है। तो आई होप आपको यह सेकंड लेक्चर इक्विलिब्रियम का आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो हम कल करेंगे लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। आज हमने किया इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेस। इक्विलिब्रियम के बारे में मैंने आपको बता दिया था, है ना, उसकी डेफिनेशन बताई, ठीक है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम बताया, जो तीन ग्रुप्स थे, अगर आपको वो समझ में आ गए होंगे तो ठीक है, वरना मैं आपको तीन जो ग्रुप्स हैं वो कल दोबारा बता दूंगा। तो इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेस, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम यह बताया आपको। तो कल हम आपको कराएंगे लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। क्लियर है। तो आई होप आपको यह जो लेक्चर है पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, है ना। तो एक बार आप इस लेक्चर को देखिएगा ध्यान से और पढ़िएगा इसे, तो हम कल आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।